हमारे रडार पर पहली जो कंपनी है वो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। कंपनी के नंबर्स आइए उनसे बात करें। नंबर्स जो थे इस क्वार्टर में हमने देखा थोड़ा सा नंबर्स पे दबाव देखने को मिला है। मुनाफा जो है वो लगभग 36% घटा है। एनआईआई भी थोड़ी सी वीक रही है। आगे के आउटलुक को समझे उससे पहले एक बार आपको क्विक नंबर्स भी बता दें। पैट जो है वो लगभग 101 करोड़ 101.9 करोड़ आया है। इनकी जीएनपी और एनएनपीए में भी थोड़ी सी बढ़त तो है। एनएनपीए सेम है लेकिन जीएनपीए क्वार्टर बेसिस में थोड़ी सी बढ़ी। एडवांसेस ग्रोथ दिखाई दी है। इनफैक्ट सिक्योर्ड ग्रोथ रेट भी अच्छी है। बाजार नंबर्स पर एक बार समझ लेते हैं। एमएफआई बुक कितनी कवर्ड है, अनसिक्योर्ड डी ग्रोथ क्यों दिख रही है, ये सब समझने के लिए समझाने के लिए हमारे साथ आज जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजमेंट मिस्टर एमडी एंड सीईओ मिस्टर अजय कंवल हैं। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन द नंबर्स ओनली कि एनपीए नंबर स्टेबल दिखाई दे रहे हैं लेकिन थोड़ा इंक्रीज दिख रहा है जीएनपीए लेवल्स पर। कैसे देख रहे हैं आप एनपीए की मूवमेंट को आने वाले क्वार्टर्स में भी? क्या बड़े हाइलाइट्स थे इस क्वार्टर? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा बुक जो है 70% सिक्योर्ड मार्च में था, ज़्यादा करके अफोर्डेबल हाउसिंग, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एमएससी, और 30% एमएफआई में था। जो एमएफआई का जो ग्रॉस एनपीए है वो 5.7% है, नेट एनपीए 1.2% है। और ये हमें लग रहा था कि थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा Q1 में, पर अगेंस्ट आवर एक्सपेक्टेशन अप्रैल वाज नॉट अ गुड कलेक्शंस मंथ, और थोड़ा हमारे बढ़ गया हमारे लिए। जो सिक्योर्ड बुक है जो हमारी 70% है और ग्रॉस एनपीए 1.5% है और नेट एनपीए 0.8 है, तो वो शानदार ग्रो कर रही है। वो बिल्कुल एनपीए लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, बहुत फर्स्ट क्लास चल रही है। ये 30% एमएफआई में प्रॉब्लम आ रही है, और मुझे एटलीस्ट जिस तरह हमारा कलेक्शन दिख रहा है Q2 में थोड़ा सा कम होगा और Q3 में रैपिड ड्रॉप होगा। जो जैन फेब मार्च का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इश्यूज थे, अप्रैल में स्लो पेस था कलेक्शंस का, उसका इम्पैक्ट थोड़ा Q2 में भी चलेगा। उस वजह से हमारा जो पैट है वो 100 करोड़ है। पर हमारे 100 करोड़ पैट में एक बहुत ज़रूरी बात है, हमने एक्सीलेंट प्रोविजन लिया है, मतलब रेगुलेटरी प्रोविजन से एडिशनल जो प्रोविजन लिया है वो 150 करोड़ लिया है। उसके बाद पैट 100 आया है। सो बैंक का प्रॉफिट जो है वो सॉलिड है, बट गिवन स्ट्रेस चल रहा है एमएफआई में जो खत्म नहीं हुआ है, हमने सेफ्टी के लिए एडिशनल प्रोविजन 150 करोड़ एडिशनल साइड में रख दिया है Q1 इटसेल्फ। सो उस वजह से पैट 100 हो गया। हार्ड वर्क है कलेक्शंस में, वो लगे रहेगा। अजय जी इतनी सिंप्लीफाइड में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनफैक्ट आप यू आर नोन फॉर दैट ओनली। आपने वो जो ट्रांजिशन लिया है फ्रॉम अनसिक्योर्ड टू सिक्योर्ड लोन बुक, वो बाजार को पता है, वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, आपके शेयर होल्डर्स को बहुत वेल नोन है, और ये हम देख भी रहे हैं। यानी अगर आप बोल रहे हैं कि ये थोड़ा सा ये वन ऑफ इस क्वार्टर के लिए नहीं, शायद थोड़ा स्पिल ओवर आपको नेक्स्ट क्वार्टर में भी देखने को मिल सकता है। अदरवाइज उसके बाद H2 से स्थिति बेहतर दिखती है। एमएफआई लोन बुक आप कितनी, ये स्प्लिट कितना तक आगे हो पाएगा? देखिए, जब एमएफआई बुक या कोई भी बुक एक्चुअली एसेट की खराब होती है तो तीन चीज़ें हो जाती हैं। रेवेन्यू गिर जाता है क्योंकि बुक नेगेटिव हो जाती है। हमारा एमएफआई बुक 10,000 करोड़ था लास्ट ईयर, अब 8,600 है। तो ये 1,200 करोड़ का जो इंटरेस्ट यील्ड है वो कम हो गया है, और ये अच्छा यील्ड होता है। दूसरा, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई है, तो वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया। सो रेवेन्यू कम हो गई, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई, और कलेक्शन में हायरिंग हो जाती है तो कॉस्ट बढ़ जाता है। तो तीनों लाइन नेगेटिव है। अब कॉस्ट लाइन जो है वो फ्लैट हो गई है, कलेक्टर कैपेसिटी अब फर्स्ट क्लास है। अगले क्वार्टर में मुझे लग रहा है कि हम जो डिक्लाइन ऑफ बुक है 10,000 टू 8,600 वो रोक देंगे, तो दूसरा पैरामीटर ठीक हो जाएगा। तो तीसरा पैरामीटर है कि वी विल सी अ सिग्निफिकेंट चेंज इन एनपीए, वो थर्ड क्वार्टर में होगा। सो ये तीन स्टेप प्रोसेस है। कॉस्ट स्टेबलाइज हो गया, अब रेवेन्यू से हो जाएगी, और थर्ड क्वार्टर तक एनपीए भी ठीक हो जाएगा। सो चॉइस नहीं है, वी विल हैव टू लिव दैट पाथ। बट हम दो चीज़ें अलग से कर रहे हैं। नंबर वन, बुक बढ़ाने के लिए हम कोई क्रेडिट क्राइटेरिया लूज नहीं कर रहे, हमने क्रेडिट क्राइटेरिया स्ट्रांग रखा है। क्योंकि ये रिस्क है कि अब रेवेन्यू चाहिए तो बुक बढ़ा दीजिए, पर हमने क्रेडिट क्राइटेरिया बहुत स्ट्रांग रखा है। जो शॉर्ट टर्म पेन है, बट हमें शॉर्ट टर्म गेन के लिए कोई नेक्स्ट ईयर का प्रॉब्लम नहीं चाहिए। सो दैट्स रूल नंबर वन। दूसरा, हमने 36% ऑफ अनसिक्योर्ड बुक को गारंटी प्रोग्राम में डाल दिया, ताकि कोई भी इवेंट रिस्क हो तो बैंक सेफ रहे। मार्च तक 28% गारंटी प्रोग्राम में था, अब 36 डाल दिया है। सो आगे चल के हमें जो
सडन स्ट्रेस आ जाता है या इंडस्ट्री वाइड स्ट्रेस आता है जो काफ़ी डीप होता है, उससे इतना इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए हम ऑलरेडी गारंटी कमीशन देके 36% गारंटी कर चुके हैं। और हम ऐसा कोई ऐड नहीं कर रहे बुक जो हमें कल खराब लगे कि भाई जल्दी में हमने ऐड कर दिया। तो शॉर्ट टर्म पेन तो है, बट वी आर लिविंग विद इट। ओके, विच इज़ अ गुड थिंग कि आप पहले से ही बता के चल रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म पेन है और अगले क्वार्टर में ये फिर से रह सकती है। बट ऑन द होल द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री लुक्स गुड कि अगर अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड की तरफ बाजार बुक जाती है तो ऑफकोर्स इट्स अ पॉजिटिव इन लॉन्ग रन। ऑल्सो अजय जी, थोड़ी सी चीज़ें बताइए हमें। कासा रेशो हमने देखा थोड़ी फ्लैट रही है, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, इनफैक्ट बड़े बैंक्स के साथ भी इस बार प्रोविजनिंग का एक इशू तो आ रहा है। एमएफआई का स्ट्रेस भी दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े बैंक्स और एनबीएफसीज में भी दिख रहा है। आपका टोटल डिपॉजिट बेस भी ग्रो हुआ है। थोड़ा सा हमें कासा रेशो किस तरह का ट्रेंड आगे दिख सकता है, कासा बैलेंसेस स्टेडी होंगे आगे भी, टर्म डिपॉजिट कैसे रह सकते हैं, थोड़ी इस पर भी गाइडेंस दें। तो पहले कासा हमारा 0% ग्रोथ रहा है फर्स्ट क्वार्टर में। जब हम सेकेंड क्वार्टर खत्म करेंगे हमारा ग्रोथ 10% आ जाएगा कासा में, फ्रॉम मार्च टू सितंबर। तो दैट वी आर वेरी सर्टन ऑफ, क्योंकि हम अभी ऑलरेडी टूवर्ड्स एंड ऑफ जुलाई चल रहे हैं और अच्छा ग्रोथ आया है। हमने डिपॉजिट साइड में 2 रेट काट दिए। सो 825 वॉज मार्च, फिर 805 किया, और उसके बाद हमने 775 कर दिया। 2 रेट की कटौती की है। मार्केट की लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी है, रेपो रेट कट हो गया है। वो दोनों एडवांटेज लेते हुए हमें लग रहा है हमारा जो डिपॉजिट ग्रोथ रेट भी है वो जब आप देखिएगा सितंबर क्लोज होगा वो अच्छे से बढ़ेगा। हमने अप्रैल थोड़ा लाइट मंथ भी होता है और अप्रैल में रेट काटे नहीं थे, सो वी रियली प्रेस द पेडल फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल टू कंफर्म दैट हमारा कासा रेशियो भी अच्छा होगा, करीबन 19% टू 20% रेंज हो जाएगा, जो अभी करंट 18% है बाय सितंबर। और डिपॉजिट ग्रोथ रेट में हमें कोई मुश्किलात नहीं दिख रही है। वी आर वेरी लिक्विड। अगर आप मार्च भी देखिएगा और सितंबर भी करीबन 2700 करोड़ कैश लेके चलते हैं हम। सो वी आर वेरी कॉन्जर्वेटिव। हमारा एलसीआर जो टिपिकल इंडस्ट्री एवरेज 130 है वो 170 पे है, और आरबीआई का जो कंडीशन है वो 100 पे है। सो लिक्विडिटी वाइज वी आर इन गुड पोजिशन। कॉस्ट ऑफ फंड शुड ड्रॉप इन क्वार्टर टू, विच वी हैव नॉट सीन इन क्वार्टर वन। सो आई थिंक दैट इज नंबर वन। सिक्योर्ड ग्रोथ एनुअली हम करते रहे, रफली अबाउट लास्ट ईयर किया था, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 33% है। वी आर वेरी कंफर्टेबल टू से कि जो सिक्योर्ड ग्रोथ रहेगा वो भी 35 के आसपास ही रहेगा इस साल, बिकॉज वी कैन सी वेरी गुड ट्रैक्शन इन सिक्योर्ड ग्रोथ। तो वहां भी चैलेंज नहीं दिखता मुझे। वहां ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कोई इशू नहीं है। बस एक है हमारा जो बुक एमएफआई जो हमें संभालना है, और उस पर हम लगे हुए हैं। हमें लगा कि ये स्ट्रेस तो लास्ट ईयर से चल रहा है, हमें लगा साल भर में खत्म हो जाएगा, पर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एंड सो दैट्स ओनली वन वी हैव टू एड्रेस। अदरवाइज अ बैंक इज बिग स्पैन, आपको पता है यूनिवर्सल भी अप्लाई कर दिया है। तो उस तरह से हम बिल्कुल फोकस्ड है प्रियंका। ऑलराइट अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एमएफआई का स्ट्रेस सिर्फ आप ही नहीं, एक इंडस्ट्री इशू भी है, एंड आई थिंक मार्केट अंडरस्टैंड्स दैट। बट इतनी कैंडिडली और इतने सिंप्लीफाइड में चीज़ों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू प्रियंका जी।